जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 94 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग से एक अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विलवणीकरण या डिस्टिलेशन क्या है, ठीक। तो देखिए विलवणीकरण या डिस्टिलेशन क्या है कि देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है कि समुद्र की पानी जो रहता है, समुद्र की पानी यानी समुद्र की पानी को जो है ना इसमें नमकीन पानी जो होता है समुद्र में पानी, उसको जो है ना आपको खनिज पदार्थ निकाल कर इसको जो है शुद्ध किया जाता है, ठीक। नहीं तो शुद्ध किया जाता है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यदि ऑप्शन नंबर बी है कि एक प्रक्रिया है जिसमें कि नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है, ठीक। समुद्र का पानी कैसा रहता है, तो नमकीन का पानी रहता है, ठीक ना। तो इसमें खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक। किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या करते हैं। देखिए पानी है, ठीक। पानी से जैसे H2O है, तो इसमें क्या करते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं कि H+ और उसके बाद आपको OH- का आयन में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम विद्युत अपघटन कहते हैं, क्योंकि विद्युत विघटन भी कहते हैं इसको। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत विघटन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आणविक द्रव्यमान इसका निकाल देते हैं। देखिए सल्फर है, ठीक। तो सल्फर का कितना होता है, 32 होता है आणविक द्रव्यमान, 32। पहले देखिए ऑक्सीजन का होता है आपको कितना, 16। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32 हो गया, ठीक। तो 32 32 कितना हो गया, 64 आ गया। तो इसका यूनिट होता है यूं, तो हो गया 64 यूं। किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 64 यूं, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि तत्व ए और बी है, ठीक, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है हमको। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और तत्व बी का ये है, ठीक। तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित होगी क्या, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको दे दिया और बोला है कि इस तत्व से जो संयोजन होगा तो किस प्रकार का बनेगा सूत्र, ठीक। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप समझिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है क्या है, ठीक ना। देखिए किसी भी तत्व है तो कोई भी तत्व की जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम किसी भी तत्व का संयोजकता भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में अगर 1 2 3 आया तो उसका संयोजकता वही होगा, ठीक। मतलब वही होगा, जैसे 1 आ गया तो उसका 1 ही हो जाएगा, 2 आया तो 2 आ गया संयोजकता, 3 आ गया 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 आ गया तो 4 का संयोजकता 4 ही हो जाता है, ठीक। अब देखिए 4 से अधिक आएगा, अगर 5 6 7, तो उसमें क्या किया जाता है, 8 में से उसको घटा दिया। जैसे 5 है संयोजकता, उसमें से हम 8 में से घटा देंगे तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। अगर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का 6 है तो जैसे 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 इसका संयोजकता हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे कोई भी तत्व है ए, ठीक, जिसका संयोजकता आपको 2 है और इसका तत्व कोई तत्व है बी, ठीक, इसका संयोजकता अगर 1 है, तो इस फार्मूला को हमें लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे इसका जो संयोजकता है ए का संयोजकता फार्मूला लिखने वक्त जो है ना ये बी पर चला जाता है और बी का संयोजकता ए पर चला जाता है, ठीक। देखिए यहाँ देखिए ए, तो ए का संयोजकता क्या है, 2 है, तो एक आध नहीं, बी का संयोजकता इस पर आएगा तो बी का संयोजकता 1 है, तो यहाँ की A1। और देखिए बी को लिखेंगे कैसे, तो बी का संयोजकता 2 ए वाला पर आएगा तो यानी 2 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, AB2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार देखिए अब हम प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न क्या आएगा, देखिए कोई तत्व है ए का आपको क्या दे दिया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या दिया है आपको 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। तो देखिए इसका संयोजित देखिए ए का देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, ए का आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, ए का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक। तो इसका संयोजकता भी क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तत्व है एक बी, ठीक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक। देखिए इसका देखिए ये हो गया पहला पर, देखिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 - 6 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया इसका संयोजकता, ठीक। अब देखिए इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए पर जाएगा 2 यानी कि A2B हो जाएगा। देखिए A2B किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है A2B, ठीक। यहाँ देखिए आपको कौन है, सल्फर सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड कैसे हुआ, देखिए ये देखिए इसका देखिए परमाणु क्रमांक कितना है, 2 2 4 2 6, यानी कि 2 2 4 6 4 10 1 11 11 है, तो 11 हो गया सोडियम, यानी कि 11 हो गया आपको सोडियम, ठीक। अब देखिए दूसरा जो है बी, इसका देखिए कितना है, तो 2 2 4 4 6 4 10 हो गया, 4 2 6 यानी कि 16। तो 16 पर क्या होता है आपको, तो 16 पर सल्फर होता है, तो क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड फार्मूला बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A2B, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 आवंत बनाने में भाग लेती है, ठीक ना। जैसे कोई भी नाइट्रोजन है, 2 NN है, तो इसको हम N2 आवंत बनाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, ठीक। देखिए सबसे पहले समझिए कि नाइट्रोजन के जो बाह्यतम कोष में होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। देखिए ये पहला नाइट्रोजन है, देखिए इसके बाह्यतम कोष में कितना 1 2 3 आज 2 इधर है, ठीक। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके भी देखिए 5 है, देखिए 3 और 2 5 है। जब ये N2 बनाएगा तो इसमें क्या करेगा कि ये देखिए अपना अष्टक पूरा करेगा, तो अष्टक पूरा करने के लिए जो है बगल वाला से जो है ना आपको साझा कर लेगा। देखिए ये पहला वाला जो इससे साझा कर लेगा और ये दूसरा वाला इससे साझा कर लेगा, ठीक। यानी क्या हुआ कि N2 बनाने में देखिए क्या वो आवंत इसमें बनाने में क्या इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लिया, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगर पूछता कितना जोड़ा भाग लिया है तो कितना जोड़ा भाग लिया है तो 3 जोड़ा भाग लिया, तो इसका उत्तर हो जाता 3, ठीक। लेकिन यहाँ से पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना 6 हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन का pH अगर 3 है तो जब pH 6 तक परिवर्तन होता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगा, ठीक। देखिए जैसे कोई भी तत्व है, ठीक, जिसका अगर H+ आयन की सांद्रता अगर कोई तत्व है, ठीक, उसका देखिए pH 1 कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए कोई भी तत्व है, इसका H+ आयन की सांद्रता अगर 10⁻³ है तो इसका pH हो जाएगा 3, अगर 10⁻⁶ है तो इसका हो जाएगा 6, 10⁻⁴ है तो इसका pH हो जाएगा 4, ठीक। अगर 10⁻⁻10 है तो इसका pH हो जाएगा 10, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ क्या करा है कि pH 3 है, एक तत्व है pH 3, यानी 3 वाला pH ये हो गया, ठीक। एक है pH 6 है, ठीक। तो इसमें देखिए बीच में परिवर्तन लागू होता है, इनके दोनों के बीच में अंतर कितना आता है, देखिए 10⁻³ और 10⁻⁻6 के बीच कितना अंतर है, ये देखिए 100 मतलब 1000 के लगभग अंतर है, 10⁻³ का अंतर है, तो 10⁻³ क्या आ जाएगा आपको घट जाएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 गुना घट जाएगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के सही क्रम को दर्शाता है, ठीक ना। यानी कि कौन बाईं से दाईं, यानी कि बाईं से दाईं हम किस में जाएंगे, देखिए बाईं से दाईं हम जाएंगे किस में, तो हम बाईं से दाईं आवर्त में जाते हैं, ठीक। तो आवर्त में, तो ये आवर्त में जब भी होगा कोई था तो आवर्त में ही होगा। देखिए इसका देखिए परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, कैल्शियम है, ठीक ना, तो सी कैल्शियम कितना होता है 20 होता है, तो कैल्शियम का 20 हो गया। देखिए क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो ये बढ़ते हुए तो नहीं है, घटते हो गया। देखिए Be और बी, यानी बी हो गया बरेलियम का कितना होता है 4, और बी हो गया आपको बोरॉन कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सोडियम देखिए Na और Ne, सोडियम और नियोन, यानी सोडियम का होता है 11, नियोन का होता है 10, ठीक। और देखिए हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि दाईं ओर जाने पर, यानी दाईं ओर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए आप, तो यानी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही दर्शाता है, ठीक है। तो बाईं से दाईं ओर जाने पर देखिए ये वृद्धि नहीं है, ये देखिए घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र कि 4 से 5 पर जाने की बाईं से दाईं जाने पर वृद्धि दर्शा रहा है, ठीक है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और बी, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरे आवर्त के तत्वों की कक्षों की संख्या क्या होती है। देखिए तीसरा आवर्त में जो कक्षा होता है वो कितना होता है, देखिए तीसरे आवर्त में जो कक्षा होता है वो आपको 3 होता है, ठीक। तो तीसरे आवर्त में कितनी कक्षा होता है, तो 3 कक्षा होता है। तीसरे आवर्त में कौन कौन हो जाएगा KLM, यानी 3 को कक्षा हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंथेनाइड की परमाणु संख्या डैश परास में, यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी किस किस के बीच में स्थित है, ठीक। देखिए लेंथेनाइड श्रेणी जो होता है ये कहाँ होगा, ठीक। इससे पहले समझिए आवर्त सारणी को समझिए, कहाँ पर S ब्लॉक है, कहाँ पर P ब्लॉक है, कहाँ पर D ब्लॉक है। देखिए ये है आपको S ब्लॉक, ये है आपको P ब्लॉक, ये है D ब्लॉक और ये है F ब्लॉक, ठीक। अब देखिए F ब्लॉक में जो तत्व है ये देखिए पहला लेंथेनाइड और दूसरा है एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक ना। ये देखिए कहाँ से आया है, तो ये देखिए D ब्लॉक से देखिए यहाँ से आया है, ठीक है ना। D ब्लॉक में यहाँ से ये दोनों से, इससे देखिए 57 से खतर वाला ये लेंथेनाइड वाला इधर आ गया, ठीक। और ये देखिए आ गया नीचे एक्टिनाइड वाला, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि लेंथेनाइड के बारे में। देखिए लेंथेनाइड कहाँ से रहता है, देखिए लेंथेनाइड है ना आपको ये 58 से लेकर के 71 तक के बीच को लेंथेनाइड कहते हैं, ठीक ना। यानी कि 58 क्या हो गया, तो 58 हो गया आपको सीरियम, तो सीरियम से लेकर के आपको ल्यूटिनियम तक होता है आपको लेंथेनाइड, ठीक। अगर आपसे पूछ लेता एक्टिनाइड, तो एक्टिनाइड कितना हो जाता, देखिए एक्टिनाइड होता है आपको थोरियम से लेकर के आपको लोरेंशियम तक होता है, ठीक है। थोरियम कितना पर होता है, तो थोरियम होता है 90 पर, लोरेंशियम होता है आपको 103 पर होता है, ठीक। यहाँ से क्या पूछा लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड कितना हो जाएगा, तो 58 से लेकर के 71 तक हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 से 71, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्यों। देखिए विद्युत बल्ब में जो है आपको 2 गैस का प्रयोग किया जाता है, एक नाइट्रोजन एक आर्गन का, ठीक। एक नाइट्रोजन एंड एक कौन सा, तो आर्गन का, ठीक। ये क्यों किया जाता है इस दोनों का प्रयोग, देखिए ये इसमें क्या करता है, ये दोनों जब इसको प्रयोग करते हैं तो ये दहनशीलता को रोकता है। सबसे पहला काम ये क्या करता है आपको, तो ये आपको दहनशीलता को रोकता, ठीक। तकर बाद देखिए क्या करता है कि ऑक्सीकृत होने से बचा लेता है, यानी कि जो बल्ब होता है उसको क्या करता है ये ऑप्शन दहनशीलता को रोका, मतलब वही बात हुआ कि ऑक्सीकृत को ही बचा लिया, यानी कि ऑक्सीकृत
होने के लिए बचा लिया। ठीक, देखिए जब नाइट्रोजन और आर्गन भरा जाता है, देखिए किसका आयु ज़्यादा होता है। ठीक ना, देखिए सब ज़्यादा आयु किसका होता है, तो आपको नाइट्रोजन का होता है, उससे कम आयु होता है आपको आर्गन का होता है। ठीक ना, क्वेश्चन क्या पूछा है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों। देखिए ऑप्शन ए है कि यह हवा से हल्का होता है, बी है कि यह बल्ब को रोशनीदान देता है, ये सी है कि यह दहन में सपोर्ट नहीं करता। ये तो जाएगा मतलब दहनशीलता को रोकता है, तो यही बात ना हुआ, दहन में सपोर्ट नहीं करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दहन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच की गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। ठीक, यदि गतिज अंतर इतना वोल्ट तक बढ़ा दीजिए, 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर में कितना विद्युत प्रवाह खींचता है। ठीक है, देखिए एक ही हीटर है, देखिए ये हीटर यहाँ है। ठीक, ये हीटर में क्या कर रहा है कि इसमें देखिए 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक, मतलब आई बराबर कितना हो गया आपको, 4 एम्पीयर। ठीक, 4 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तथा गतिज अंतर 6 वोल्ट 60 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज वी बराबर कितना है, तो आपको 60 वोल्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपको, वी बराबर आई आर होता है। देखिए वी बराबर आई आर ओम के नियम के अनुसार होता है, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा। ठीक, तो आर बराबर वी बाई आई, तो देखिए वी कितना है आपको 60 बटा आई कितना है आपको 4 है, यानी कि कितना आ गया हमको 15 चौक 60, यानी कि 15 ओम आ गया इसका प्रतिरोध। ठीक, आप देखिए यही हीटर है, सेम हीटर है। ठीक ना, इसमें क्या कहा है कि इसमें केवल जो है ना आपको वोल्टेज को जो है ना बढ़ा दिया गया। ठीक है, भी कितना कर दिया आपको इसी हीटर में, तो 157.5 वोल्ट इसका वोल्टेज कर दिया। ठीक ना, बढ़ा दिया है तो सेम हीटर है, तो इसका मतलब प्रतिरोध भी सेम ही होगा। ठीक ना, तो यहाँ पूछा हमको विद्युत धारा क्या होगा, यहाँ हमको आई पूछ लिया। ठीक ना, हीटर सेम है तो इसका प्रतिरोध तो सेम ही होगा, नहीं कि आर की क्या हो गया इसका भी, तो 15 ओम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पूछ लिया है, तो आई पूछा है, तो वी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। तो वी कितना है, तो 57.5 बटा आर कितना है 15। ठीक, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको कितना आ जाएगा, तो ये आता है आपको 10.5 एम्पियर आ जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10.5 एम्पियर। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में सहज सेट डैश जो कि उस दिशा में जो घुलनशील पदार्थों को सघनता को दोनों तरफ समान बनाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक ना, यहाँ क्या कह रहा है कि आपको उच्च क्षमता वाले क्षेत्र में जो है ना आ रहा है कोई तत्व। ठीक ना, देखिए सबसे पहले समझिए आपको ऑस्मोसिस का परिभाषा क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस क्या कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल में आता है, यानी कि कम सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल में आता है। किस प्रकार, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गुजरता है, यानी कि क्या है आपको कम सांद्रता वाले किस में आया है, तो उच्च सांद्रता वाले, यहाँ देखिए उच्च सांद्रता वाला में आ रहा है, तो ये भी ऑस्मोसिस ही हो जाएगा। इसका तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक, अगर देखिए इसमें अगर रिवर्स प्रक्रिया होगा, यानी कि उच्च वाला से निम्न में जाएगा, तो ये क्या जाएगा आपको रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, देखिए मछली जो हम तालाब में रखते हैं, तो तालाब में जैसे नॉर्मल पानी रहता है इसमें जीवित रह जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसे हम आसुत जल में रख देंगे तो यहाँ पर ये जीवित नहीं रह पाता। तो ऐसा क्यों नहीं रह पाता है, देखिए तालाब का पानी में जो कुछ ना कुछ अशुद्धि रहता है, तो अशुद्धि रहता है तो इसका सांद्रता और मछली का सांद्रता सेम रहता है, तो इसमें प्राशन की क्रिया होता ही नहीं, तो यहाँ मछली जीवित रह जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे आसुत जल में लाते हैं, देखिए आसुत जल का जो सांद्रता होता है वो आपको क्या हो जाता है, आपको अधिक हो जाता है। ठीक है, आसुत जल का सांद्रता क्या होता है, आपको उच्च हो जाता है, यानी कि अधिक हो गया, और मछली का सांद्रता सेम ही है, यानी कि मछली का सांद्रता कम है। तो यहाँ ऑस्मोसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपको जो है ना आपको कम सांद्रता वाले से उच्च सांद्रता वाले में आता है। ठीक है, इसके मतलब क्या, मछली का सांद्रता कम है तो ये कम वाला से उच्च में आएगा, तो मछली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतला होती जाएगा, पतला होते होते क्या हो जाता है, ये आपको मर जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर आंसू जल में ये जीवित नहीं रह पाता है। ठीक, तो इसका उत्तर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि प्रासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। प्रासरण जो है मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। ठीक है, पतला कर देता है और वहाँ पर मछली मर जाता है, तो इसी कारण जीवित नहीं रह सकता है। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा संग्रह को यानी कलेक्टर में अधिकतम क्षमता डैश से प्राप्त होता है। अधिकतम क्षमता किस में होगा, देखिए एक होता है समतल वाला, एक होता है आपको पैराबोलॉइड यानी कि पैराबोलिक आकार का होता है। देखिए समतल वाला में क्या होता है कि लाइट पड़ता है ना, तो ये जो है सारा रिफ्लेक्ट ही कर देता है। ठीक नहीं, वापस इस पर नहीं आता। ठीक नहीं, इसमें देखिए क्या होता है कि लाइट पड़ेगा तो ये जगह जमा हो जाता है। ठीक नहीं, ये आपको जमा हो जाता है और ये पुनः रिफ्लेक्ट करके यही लाइट से दोबारा भी यूज हो जाता है। ठीक ना, तो इसमें क्या अधिक क्षमता हो जाता है, इसका अधिक क्षमता होता है, इसका कम क्षमता रहता है। यहाँ हमसे किसका पूछा है, अधिकतम क्षमता,
तो अधिकतम क्षमता किसका हो जाएगा, वो पैराबोलॉइड डिस्क का हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैराबोलॉइड डिस्क संग्राहक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था के से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया। देखिए परिवर्तन करेंगे किस में, देखिए उष्मा में परिवर्तन करके जो है ना किसी भी पदार्थ को जो है ना आप एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ ऑप्शन में उष्मा कहीं पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमको मजबूरी में तापमान को मारना होगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान। ठीक है, अगर यहाँ उष्मा रहता तो उष्मा को ही लेते हैं आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, इस में से कौन है जो कि तरंग का विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है तरंग धैर्य। देखिए तरंग धैर्य क्या होता है कि देखिए दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी जो होता है ये दूरी, इसे हम तरंग धैर्य कहते हैं। तो ये हो गया तरंग का विशेषता ही। आयाम, आयाम देखिए महत्तम विस्थापन जो होता है ये महत्तम विस्थापन, इसे ही हम आयाम कहते हैं। ठीक है, तो आयाम भी हो गया। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में जो दोलन होता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में जो दोलन करेगा आवृत्ति, ये भी विशेषता है। लेकिन जो किस माध्यम में गुजर रहा है उसका तो विशेषता नहीं है ना, तो यही इसका विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माध्यम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए ध्वनि जो है आपको किस प्रकार का तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक ना, अनुदैर्घ्य तरंग को इंग्लिश में कहते हैं आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब चलता है तो ये आपको क्या बनाता है, तो ये आपको बनाता है संपीड़न और विदरण का निर्माण करता है। ठीक है, संपीड़न और विदरण का जहाँ जो सघन क्षेत्र होता है, जो सघन क्षेत्र उसे हम संपीड़न कहते हैं। देखिए यहाँ पर सघन क्षेत्र इतना दूर, इसे हम क्या कहेंगे, संपीड़न कहेगा। यहाँ देखिए आपको ये विरल क्षेत्र है तो इसे क्या कहेंगे, विरलन कहेंगे। ठीक है, यहाँ से पूछा किसके बारे में है, दोलन माध्यम के उच्च घनत्व का क्षेत्र। उच्च घनत्व का क्षेत्र यहाँ पर जो है उच्च घनत्व सघन का क्षेत्र, इसे क्या कहेंगे, संपीड़न कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपीड़न। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा। ठीक, कोई भी ठोस धातु है, ठीक ना, अगर उसका चालकता देखिएगा तो उसका चालकता क्या होता है, आपको चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको तापमान का। ठीक, तो चालकता किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या, हम पूछा क्या है, उसमें चलता है सामान्यतः बढ़ने से तापमान के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, चालकता बढ़ेगा तापमान क्या जगह घट जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का उदाहरण कौन सा है। देखिए किस संयुक्त इलेक्ट्रॉन 3 हुए, यानी कि संयुक्त इलेक्ट्रॉन इसका 3 होगा। ठीक है ना, इसका संयुक्त इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 3 होगा। संयुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या है आपको, तो ये दोनों उपधातु है। ठीक, तो उपधातु का जो होता है जितना भी उपधातु है सभी का क्या होता है, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 4 होता है। ठीक है ना, तो 4 होता है तो ये नहीं होगा। अब देखिए तांबा और एल्युमिनियम, देखिए तांबा और एल्युमिनियम, देखिए तांबा का क्या होता है आपको परमाणु क्रमांक, देखिए तांबा का परमाणु क्रमांक 29 होता है, यानी कि कॉपर 29 हो गया। एल्युमिनियम कितना होता है आपको 13 होता है। ठीक है, इस दोनों को जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए 13 वाला एल्युमिनियम को निकालते हैं 2 8 8 2 10 और 3 13, यानी कि इसका संयुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में कितना 3 इलेक्ट्रॉन है, यही संयुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। तो संयुक्त इलेक्ट्रॉन इसका 3 है, यही हमसे पूछा है, तो एल्युमिनियम का संयुक्त 3 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयुक्तता क्या होती है। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपको CO2 होता है फॉर्मूला। ठीक, देखिए फॉर्मूला बना कैसे, ठीक, देखिए कार्बन का संयुक्तता कितना होता है, 4 होता है। ठीक, और देखिए ऑक्सीजन का संयुक्तता कितना होता है आपको 2 होता है। ठीक, अब देखिए ये देखिए बना कैसे है, देखिए इसमें देखिए अभी देखे थे कि इसका संयुक्ता है ना, नहीं ऑक्सीजन का संयुक्ता कार्बन में चला जाएगा, कार्बन का संयुक्ता ऑक्सीजन चला जाएगा। एक दो सूत्र बनने पर क्या आता है कि संयुक्ता है ना एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक, तो इसका देखिए फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखिए सी यानी ऑक्सीजन का संयुक्ता इस पर लगेगा C2 और देखिए O4 बन जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये फार्मूला है मेन फार्मूला। ठीक, देखिए इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है नहीं, देखिए कट जाता है, देखिए 2 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपको CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला मेन ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ संयुक्ता देखिए आपकी क्या कार्बन कितना है, तो 4 है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कार्बन का संयुक्ता क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 4 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 2 नहीं मारना है। ठीक ना, यहाँ देख लेना है कि कहाँ से बना है फार्मूला। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।